Am I audible to everyone? Hello guys, hello everyone. Am I visible and audible? Yes. So today we are going to start off with high courts as a topic. In the previous class we dealt with contempt of court, मुलगांवकर principles और बाकी के रिलेटेड जुडिशरी से जो टॉपिक्स थे, एनालिटिकल टॉपिक्स करंट अफेयर्स में जो चल रहे थे वो हमने स्टडी करे थे. सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू क्विकली रीआइटरेट द टॉपिक्स ऑफ जुडिशरी. फटाफट से जो जुडिशरी के टॉपिक्स हैं एनालिटिकल फटाफट बताओ. कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाज वन ऑफ द टॉपिक्स, देन मास्टर ऑफ द रोस्टर वाज अदर टॉपिक, देन थर्ड वाज ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन, नीड फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, राइट. फोर्थ NJAC हमने डील करा था. आई एम गोइंग बैकवर्ड्स, ठीक है. लेटेस्ट वन हमने ये डील किया, फिर ये डील किया था उससे पहले, फिर ये उससे पहले डील किया था. और एनलिस्टमेंट कराओ फटाफट. हेल्प मी एनलिस्ट दीज टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड इन लास्ट फ्यू डेज. recusal of judges, yes, recusal. Then other topics quickly, help me. कोई और टॉपिक जो तुम्हें लगता है कि हमने छोड़ दिया हो. जुडिशरी इन आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन. रिक्यूजल हैज बीन नोटेड गाइस. और बताओ फटाफट से बताओ जल्दी. RTI I have written Chandrasen. Other topics. So तुम्हें एक बार ये रिवाइज करने हैं, ठीक है. टॉपिक्स दैट वर इन न्यूज इन दी लास्ट फ्यू इयर्स, राइट. इनकोहेरेंट जजेस, स्मॉलर नंबर ऑफ जजेस, बेंचेस, है ना. मोर एंड मोर नंबर ऑफ बेंचेस, ये एक रिलेटेड टॉपिक था जो हमने रिक्यूजल के थ्रू स्टडी किया था, राइट. रिक्यूजल और इसमें जो लिंकेज था, ये तुम्हें प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए. नाउ backlog of judicial vacancies etc, judicial backlog of pendency of cases, special courts सेटअप करना क्या सही है या गलत है, ये टॉपिक हमने स्टडी किया. स्पेशल कोर्ट्स मतलब ऐसे स्पेसिफिकली हमने स्टडी नहीं करा, बट हमने ये समझा कि स्पेशल कोर्ट्स के लिए जजेस नहीं है, राइट. आज एक रिलेटेड चीज मैं बताने जा रहा हूं, जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट. Like we do, you all must be knowing by now about environment impact assessment of every industrial project. ठीक है. 2010 में 2010 में a committee was appointed to study the issue of pendency of cases. Issue of pendency of cases को study करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी. उस कमेटी ने कहा that was a committee comprising largely of judges of the retired judges of the Supreme Court. Post retirement appointments, yes. Number 10, post retirement appointments. ठीक है. पेंडेंसी ऑफ केसेस को स्टडी करने के लिए कमेटी ने यह कहा that the problem in India is every time a new law is passed, every time a new legislation is passed, what we do is we enact the provision for special courts. ठीक है. एवरी टाइम यू ब्रिंग अबाउट अ वेलफेयर लेजिस्लेशन लाइक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, प्रोहिबिशन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हर बार जब कोई नया लॉ आता है दैट इंक्रीजेस द बर्डन ऑन जुडिशियल रिसोर्सेज, इजंट इट. मोर नंबर ऑफ केसेस वुड बी फाइल्ड, मोर नंबर ऑफ litigations would be there. So every time a new law is passed, that law should do the judicial impact, the impact of that law ऑन दी जुडिशियरी, कि जुडिशरी पे कितने और केसेस हो सकते हैं. जैसे ट्रिपल तलाक को अगर एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया तो कितने ऑफेंसेस होंगे, कितने केसेस इस पे होंगे. और अकॉर्डिंगली हर लॉ में, हर पास करी जा रही लॉ में एक सेपरेट प्रोविजन होना चाहिए फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सो दैट विद दोज फाइनेंशियल रिसोर्सेज गिवन टू द स्टेट्स, more number of judges could be appointed, more number of public prosecutors, सरकारी वकील्स could be appointed. समझ में आया तो बताओ, नहीं आया तो बताओ. ठीक है.
So this is there now. I'm so sorry, guys. Welcome to So this part is there. समझ में आया ये? Got the point, everyone? तो you have to remember this point of judicial impact assessment. अगर ये question आता है, how to reduce the pendency of judges, how to reduce the pendency of cases, you have to write this point, ठीक है? As a way forward, as a solution to the problem of इंक्रीजिंग पेंडेंसी. दूसरा क्या है? इकोनॉमिक सर्वे. मैं पेंडेंसी पे कुछ कुछ चीजें तुम्हें बता दूं. इकोनॉमिक सर्वे 2019 सेज दैट डॉकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. व्हाट इज द डॉकेट? डॉकेट होता है कि किस तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट में पाए जा रहे हैं, ठीक है? कैसे कैसे किस तरह की फाइल्स हैं सुप्रीम कोर्ट की बास्केट. जब एक जज सुबह बैठते हैं केसेस की सुनवाई करने तो उनके पास एक टोकरी लाके रखी जाती है जिसे डॉकेट कहा जाता है. उसमें अलग अलग केसेस की फाइल होती है. ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बास्केट ऑफ केसेस को देखें तो उसमें पेटी मैटर्स ज्यादा हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के मैटर्स कम हो गए. इस वजह से पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहा है. एंड सुप्रीम कोर्ट इज डिविएटिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पर्पस. गॉट इट? सुप्रीम कोर्ट अपने ओरिजिनल पर्पस से हट गया, थोड़ा विचलित हो गया. ये चीज यहां पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. गॉट इट? तो आगे चलते हैं. इसको मैं करंट अफेयर्स में भी समझाऊंगा. इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया 2018 में? वी आर बिकमिंग अ लिटिगेटिंग सोसाइटी. मैंने तुम्हें बताया था कि एज अवेयरनेस इज फॉलिंग अपॉन पीपल, मोर एंड मोर केसेस आर बीइंग फाइल्ड. नाउ टर्निंग टू हाई कोर्ट्स. High Courts, Part 4, Articles 214 to 231. The High Court stands at the head of the state's judicial administration. There are 24 High Courts in the country, 3 having jurisdiction over more than one state. Among the Union Territories, Delhi alone has a High Court of its own. Other 6 Union Territories come under the jurisdiction of different state High Courts. Okay, now consider this question. There are 25 High Courts in India. You can see the level of the question and the year in which it was passed. 2005 में ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन आते थे. पंजाब, हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैव अ कॉमन हाई कोर्ट. 2005 का टाइम था तो ऐसे इजी क्वेश्चन आते थे. एनसीटी ऑफ दिल्ली हैज अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन. यस, ठीक है. विच इज द यूनियन टेरिटरी विच हैज अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन? दिल्ली, ठीक है. 2008 इतने इजी क्वेश्चंस आते थे, रटने का काम होता था सिर्फ और कुछ नहीं होता था. अब देख लो तुम. नाउ बॉम्बे हाई कोर्ट, ये ओवरलैपिंग जो कोर्ट, हाई कोर्ट्स विद मल्टीपल jurisdiction over multiple states, more than one states are mentioned here. Clear? Then Article 214, there shall be a high court for each state. Every high court, Article 215 ये कहता है every high court shall be a court of record in a particular state. जैसे सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्री का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वैसे हाई कोर्ट पूरी उस स्टेट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है जिस स्टेट में वो हाई कोर्ट लोकेटेड होता है. एंड such a high court shall have all the powers of such a court, including the power to punish for contempt of itself. Article 216, every high court shall consist of a chief justice and such other judges as the president may from time to time deem it necessary. Now the answer here is, who decides the number of judges in the high court? Who is the authority to decide the number of judges in the high court? प्रेसिडेंट, ठीक है. प्रेसिडेंट. हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट? प्रेसिडेंट, ठीक है. तो एवरी हाई कोर्ट शैल हैव अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सच अदर जजेस as the president may from time to time think it necessary. Don't get confused with state government or state legislative assembly. Done? ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा. क्लियर है?
Now, assertion in India, every state has a high court in its territory. Reason, Constitution of India provides for a high court in each state. Assertion reasoning के क्वेश्चन अगेन 2006 में पूछे जाते थे, तो अभी के लिए हम इस पे नहीं जाएंगे ज्यादा. Now, just 1 minute. Appointed by the president by a warrant under his hand and seal. Judges of the High Court are also appointed by the president in consultation with the Chief Justice of India. Consultation किस किस के साथ में होती है? Number 1 Chief Justice of India, Number 2 Governor of the state. And in case of appointment of judge other than the Chief Justice, अगर कोई ऑर्डिनरी जज लगाए जा रहे हैं, चीफ जस्टिस नहीं, जज ऑफ द हाई कोर्ट लगाए जा रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड. ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करते हैं और गवर्नर को कंसल्ट करते हैं. गवर्नर के कंसल्टेशन का मतलब यह है उस स्टेट की चीफ मिनिस्टर को, स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भी ये जो है कंसल्ट किया जाता है. गॉट इट? Clear? So this is there. A person shall not be qualified for appointment as a judge of a high court unless he is a citizen of India and has for at least 10 years held a judicial office in the territory of India. Person, यहां पे indirectly qualifications दी गई हैं. 217 Article 217 talks about the qualification for being appointed as the judge of the high court. 10 इयर्स के लिए जुडिशियल ऑफिस, यानी कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज भी हैं तो भी वो एलिजिबल हैं. और यहां पे एंड नहीं है, दो तरीके हैं, दो तरीकों से आप जज बन सकते हो. और हैज फॉर एटलीस्ट 10 इयर्स बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और ऑफ 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन. कॉन्टिन्यूअस में मतलब ये कह लो कि सारा लीगल एक्सपीरियंस मिला के अगर 2 या 3 या 4 हाई कोर्ट्स में आपने 10 साल की सर्विस, 10 साल के लिए आप एडवोकेट रहे हो, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट रहे हो बार काउंसिल के रिकॉर्ड्स में, तो आप, अगर आपको प्रेसिडेंट कंसीडर कर लेते हैं, प्रेसिडेंट को लगता है कि आपके पास में जुगाड़ है, तो आप एलिजिबल हो इसके लिए. ठीक है. ओथ बिफोर द गवर्नर. ओथ ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट इज टेकन बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर. देखो, अपॉइंटमेंट होती है किसके सामने? प्रेसिडेंट के लिए. प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जज ऑफ द हाई कोर्ट को, लेकिन ओथ कहां लेते हैं जज ऑफ द हाई कोर्ट? बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट और बिफोर सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन ऑन हिज बिहाफ. ठीक है. ओथ में क्या होता है? टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बेयर, टू हैव ट्रू फेथ एंड एलिजियंस. Then, to uphold the sovereignty and integrity of India, to duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgment, perform the duties of office without fear or favor, affection or ill will. चारों चीजें याद करो यहीं के यहीं. Article 219 talks about oath of the judge of the High Court. Clear? Term of office. Every judge of the High Court shall hold the office until the age of 62 years. In case of judge of the Supreme Court, it is 65 years. अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है as to the age of a judge of a High Court, the question shall be decided by the, not the Supreme Court, by the President after consultation with Chief Justice of India, and the decision of the President shall be final. अगर कभी होता है कि एज के ऊपर किसी जज ने गलत सर्टिफिकेट दे दिया, बर्थ सर्टिफिकेट गलत था, आधार कार्ड गलत था, फेक सर्टिफिकेट, फॉर्ज्ड सर्टिफिकेट दे दिया, तो प्रेसिडेंट का डिसीजन, जो कि प्रेसिडेंट कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ लेंगे, वो फाइनल होगा. अ जज में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस. ठीक है. हाई कोर्ट के जज भी रिजाइन कर सकते हैं. हाई कोर्ट के जज अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे. किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे. अ जज में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट इन द मैनर
provided in Article 124 of the Constitution. So Article 217 says that the manner of removal of the judge of the High Court is same as the manner of removal of judge of the Supreme Court. Please try to assimilate this. Try to digest this fact so that we can move further. The office of a judge shall be vacated by his being appointed by the president to be a, अगर एक हाई कोर्ट जज की प्रमोशन हो जाती है तो उनका ऑफिस, ये मान लिया जाएगा कि उनका ऑफिस हाई कोर्ट वाले जज वाला जो उनका ऑफिस है वो खाली हो गया, वेकेट हो गया, अगर वो जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो जाते हैं। और अगर उनकी ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू एनी अदर हाई कोर्ट। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर ट्रांसफर्ड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द Chief Justice of India and 4 senior most judges of the Supreme Court, that is in consultation with the Collegium. Supreme Court Collegium, पिछले दिनों भी न्यूज में भी आया था, Collegium transfers the judges of the Supreme Court, आया था? Did you see that? Yes. Done? तो ये सारी चीजें हैं। Consider the following statements. 2007, the mode of removal of a judge of High Court in India. Please answer this question for me. Please answer. आंसर इज सी। ओके, अब आगे देखते हैं। अ पर्सन, नो पर्सन हु आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज हेल्ड द ऑफिस एज अ परमानेंट जज, बी केयरफुल, इफ आई वाज अपॉइंटेड एज एन एडहॉक जज फॉर 2 years, तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। ठीक है, परमानेंट जज अगर मैं बनाया गया था, चाहे मैं 6 महीने के लिए बनाया गया था तब भी नहीं, लेकिन अगर मैं टेम्परेरी जज था, एडहॉक जज था, तो मैं बाद में लॉयर की प्रैक्टिस रिज्यूम कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं परमानेंट जज था तो नहीं। आर्टिकल 220, परमानेंट जज ऑफ अ हाई कोर्ट शैल प्लीड, no permanent judge of a high court, no person who has retired as a permanent judge or who has resigned or who has been removed as a permanent judge shall not plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court. ठीक है, तो आपका ये आंसर जो है गलत हो जाता है। समझ में आया? I was a little skeptical, cannot plead in any court पे मैं थोड़ा सा रुक गया था उस टाइम। एनी कोर्ट नहीं, अगर मैं हाई कोर्ट का जज रहा हूं या 3 हाई कोर्ट्स का जज रहा हूं, बट मैं सुप्रीम कोर्ट का जज कभी नहीं रहा, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने मिलॉर्ड करके कह सकता हूं, मिलॉर्ड ये केस आपके सामने है, या मैं इस केस की पैरवी कर रहा हूं, या मैं इस केस का डिफेंडेंट हूं, डिफेंडेंट लॉयर। ठीक है, तो ये चीज समझनी है तुम्हें। एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द अदर हाई कोर्ट्स, उन 3 हाई कोर्ट्स में जहां पे मैं जज रह चुका हूं, या 4 हाई कोर्ट्स में जहां मुझे ट्रांसफर किया गया, पहले एक फिर दूसरा, उस हाई कोर्ट के सामने मैं जज नहीं बन सकता जहां पे मैं जज था। मैं लॉयर नहीं बन सकता जहां पे मैं जज था। समझ में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 1। क्लियर? ये पता क्या होता है, तुम्हें सुई चुभती है। देखो, अब तुम्हें प्रिक हुआ ना, तुम्हें बुरा लगा कि हाँ तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और तुम्हारा नुकसान हो गया, तुमने गलत अटेम्प्ट किया। अब तुम्हें याद रहेगा, जीवन भर याद रहेगा, गलती नहीं करोगे ऐसे केस में, है ना? तो ये तुम्हें ध्यान देना है। समझ में आया ये? नाउ आर्टिकल 222 देखो 220 ये कह रहा है कि आपका करियर 0 हो जाएगा, लेकिन 2 चीजों को छोड़ के, मैंने जैसे इसे याद किया मैं बता रहा हूं। एक तो
220 मतलब ये तो हमें याद रखना ही है 214 से 231 तक हाई कोर्ट से जुड़े आर्टिकल्स हैं, लेकिन हम ये इस वे में याद रख सकते हैं कि 220 जो है, जीरो वाला जो है, अगर आप एक बार हाई कोर्ट जज बन गए तो आज की डेट में आपका करियर जीरो है। क्यों? ये नाम तो हो जाएगा कि आप हाई कोर्ट के जज हो, लेकिन कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी में जज की कोई सैलरी वैलरी कुछ नहीं है ना। एक कोरोला कार मिलती है या ज्यादा से ज्यादा कैमरी मिल जाएगी टोयोटा की, और उसके बाद जो लॉयर्स जितना कमाते हैं उस हिसाब से जज की सैलरी वगैरह बहुत कम है। इसलिए आप ये याद रख सकते हो, दो ऑप्शंस को छोड़ के, एक सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन, सुप्रीम कोर्ट के सामने आपका करियर फिर भी है, और उस हाई कोर्ट के, बाकी के हाई कोर्ट के सामने आपका करियर है, लेकिन उस हाई कोर्ट के सामने नहीं है जिस हाई कोर्ट में आप कभी जज थे। ठीक है, याद रखने के लिए थोड़ा सा सिली लॉजिक है, बट याद रख लोगे तो अच्छी बात है। 222 ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद कॉलेजियम, जहां जहां पे लिखा है ना आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजेआई, एट एवरी सच प्लेस वेयर आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजेआई लिखा है, आफ्टर द थर्ड जजेस केस। थर्ड जजेस केस क्या था? जहां पे ये कहा गया everywhere it is mentioned the consultation with CJI, everywhere it is mentioned CJI, it means CJI in consultation with 4 senior most judges of the constitution. ठीक है, so I was giving a thumbs up to the teammate who was just leaving. We have become 18/7 organization now. 24/7 तो नहीं है, 18/7 है, समझ रहे हो? 18 घंटे यहाँ पे काम होता है, तो मेरी शिफ्ट जो रहती है 12 घंटे की रहती है, बाकी लोग कुछ 1 बजे आते हैं और वो 9 बजे जाते हैं, ताकि आप लोगों की क्वेरीज अब जनवरी में बढ़ेंगी, तो वी शुड बी रेडी टू हैंडल दोज क्वेरीज। क्या तो समझ में आया ये ट्रांसफर ऑफ अ जज? नहीं बच्चे, प्रवीण देखो, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आगे जज था, ठीक है, तो मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने हो सकता है ना कि मैंने फेवरेबल जजमेंट दी हो, और जो मेरे अंकल जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे उस टाइम पे, वो मुझे ये कह रहे हो, देखो यार जतिन तुम तो रिटायर हो रहे हो, तो हम तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हारा ये केस आएगा तो उस केस में हम तुम्हारा फेवरेबल डिसीजन दे देंगे, उस पार्टी से तुम 1 करोड़ रुपए ले लेना। पेप्सी कंपनी का केस है पंजाब में या कोई और कंपनी का, तुम उससे 4 करोड़ रुपए ले लेना, अभी के लिए तुम इसमें फेवरेबल जजमेंट दे दो, जो फालतू का एक केस पड़ा है किसी प्राइवेट पार्टी के खिलाफ। हम तुम्हारे केस में, जब तुम लॉयर बन के आओगे रिटायरमेंट के बाद, 2 महीने में तुम्हारी रिटायरमेंट है, तो मेरे को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने ये कहा कि बीइंग द जज जतिन वर्मा आप पॉजिटिव जजमेंट दे दो। मैंने पॉजिटिव जजमेंट दे दिया। मैं अगली बार जब आया अपने नए अवतार में लॉयर बन के, तो उन जजेस ने रेसिप्रोकेट करते हुए मेरे पार्टी के केस में फेवरेबल जजमेंट दे दिया। समझ में आया? इसीलिए बतौर जज मैं जिस हाई कोर्ट में जज रह चुका हूं, उस हाई कोर्ट के सामने मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता मिलॉर्ड ये केस है, मेरा केस है, मैंने आपको पहले बेनिफिट दिया था, अब आज आप मुझे बेनिफिट दो। समझ में आया? इसीलिए सिर्फ उस हाई कोर्ट में जहां पे मैं जज रह चुका हूं, मैं लॉयर नहीं बन के आ सकता। मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर बन सकता हूं, मैं किसी और हाई कोर्ट में भी लॉयर बन सकता हूं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बन जाते हैं वो इंडिया में किसी भी हाई कोर्ट में लॉयर नहीं बन सकते। समझ में आया? Such a judge is entitled to receive compensatory allowance in addition to his salary as determined by the parliament during his tenure. ऐसा जज, उसको कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिलता है। प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट, और उस जज को कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिलेगा। सबको समझ में आ गया ये? चलो आगे, 2006 का क्वेश्चन है, पढ़ो, फिर आगे तुम्हें दिखाते हैं कि तुम क्या गलती करोगे। अब पीपीटी खोल के मत पढ़ने बैठ जाना, अगली पीपीटी में ढूंढने बैठ जाओ आंसर, क्योंकि यहां पे कोई ट्रॉफी ना ही कोई टैब मिलने वाला है। समझ रहे हो ना?
Question number 2 for the day. A person who has held office as a permanent judge of a high court cannot plead or act in any court before any authority in India except the Supreme Court. गलत हो गया ये. A person is not qualified for appointment as a judge of a high court unless he has for at least 5 years held a judicial office. Answer is D. ठीक है, neither one nor two. दोनों ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि ये पूछा है which of the following options is or are correct. Appointment of acting chief justice, article 223. President may appoint one of the other judges of the court as acting chief justice when the office of chief justice of a high court is vacant or when the chief justice is by reason of absence or otherwise unable to perform the duties of his office, the duties of the office. ये रिपीट हो गया यहां पे, ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस. ठीक है, देखो पहले यहां पे पढ़ते हैं इसको, वो आंसर अपने आप आ जाएगा. दोनों स्टेटमेंट्स इसका आंसर है. ठीक है, नीचे ABCD नहीं दे रखा इसीलिए. सो प्रेसिडेंट में अपॉइंट एडिशनल जजेस फॉर अ टेम्पोरेरी पीरियड. सो कभी कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जजेस आर अपॉइंटेड फॉर टेम्पोरेरी पीरियड. एडिशनल जजेस, एडहॉक जजेस. ठीक है, 2 years if it appears to him that the business of the court has increased. There are areas pendency of cases, areas of work. एरियर होता है जब केसेस पाइल अप होने लग जाएं. प्रेसिडेंट में अपॉइंट अ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन. पर्सन क्वालिफाइड होना चाहिए. ठीक है, लेकिन चलो पहले इसके फैक्ट्स पढ़ लेते हैं फिर मैं एनालिसिस बताऊंगा. एज एन एक्टिंग जज, इफ एनी जज ऑफ दैट हाई कोर्ट अदर देन द CJI इज एब्सेंट और अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज और इज एक्टिंग एज द CJI. No person appointed as additional or acting judge of a high court shall hold the office after attaining the age of 62 years. No person appointed as an additional or acting judge of a high court shall hold the office after attaining the age of 62 years. This practice of appointing additional and acting judges, यहाँ पे दो चीजें हैं. ठीक है, एक तो additional judge की बात हो रही है और एक acting judge की बात हो रही है. acting judge, if the judge of the high court other than CJI is absent, यानी कि एक्टिंग जज की पोजीशन CJI की पोजीशन एक्टिंग जज को नहीं दी जा सकती. लिखो, द पोजीशन ऑफ एक्टिंग जज कैन नॉट बी अवॉर्डेड टू, सॉरी, द पोजीशन ऑफ CJI कैन नॉट बी अवॉर्डेड टू एक्टिंग जज. द पोजीशन ऑफ CJI कैन नॉट बी अवॉर्डेड टू एन एक्टिंग जज. ओके, इस पे आर्टिकल है बट इसका एक क्वेश्चन भी है, इसके बाद में है. आई विल कम टू दैट. प्रवीण, पहले ये पढ़ो इसको यहां पे. नो पर्सन, ये लिख लिया आपने? हैव यू रिटन दिस? द प्रेसिडेंट में अपॉइंट अ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एक्टिंग जज if any of the judge of that high court other than CJI is absent or unable to perform. ठीक है, हाजिरी लगाओ सारे फटाफट, एक बार अटेंडेंस लगाओ क्विकली. Okay.
डन। एक्टिंग जज को सीजेआई नहीं लगाया जा सकता। नो पर्सन अपॉइंटेड एज एडिशनल जज और एक्टिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट शैल होल्ड द ऑफिस after attaining the age of 62 years. This is the maximum age for the High Court judge. Now, appointment of acting Chief Justice. Acting Chief Justice, President may appoint one of the other judges. A person has to be a fully qualified judge. Acting judge नहीं हो सकता जिसको Chief Justice लगाया जा सकता है जब ये temporary या permanent vacancies arise हों. Article 223. Got it? This is clear. I mistakenly read it as a question because वो flow में चीजें चल रही थी question वाली. So I must admit my mistake here. ठीक है, एक्टिंग जज या एडहॉक जज को, एडिशनल जज को सीजेआई की पोजीशन कैन नॉट बी गिवन. देन दिस प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एक्टिंग एंड एडिशनल जजेस, दिस प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एनालिसिस, practice of appointing additional or ad hoc judges is being increasingly resorted to, is being increasingly used to appoint the otherwise incapable judges into the judiciary. Later on, their positions are regularized. Their appointment of additional judge is counted as a merit, is counted as a plus point while choosing the judge. मतलब समझ रहे हो, मेरे घर में टॉप फ्लोर पे एक वकील रहता है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं. तो एडवोकेट है वो दिल्ली हाई कोर्ट में और ये सब सुप्रीम कोर्ट में भी एडवोकेट है. ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा, उससे मैं बात करता हूं. ठीक है, कभी कभी मीटिंग होती है लेट नाइट, तुम समझ रहे हो. तो वो बातें बताते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं एडिशनल जज लग जाऊंगा पहले, अभी तो मैं इतना सीनियर हूं नहीं कि मैं बाकी के ताऊ जो एडवोकेट्स हैं तो उनको मैं, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको मैं ओवरटेक कर पाऊं. लेकिन मेरा एडिशनल जज लगना, he tells honestly after having 2 or 3 pegs, he tells मेरा एडिशनल जज लगना बाद में मेरी फाइल में एक प्लस पॉइंट हो जाएगा. that even though Mr. XYZ is not as senior an advocate as other advocates are there, but the fact that he was appointed as an additional judge will have some weight in the minds of judges and the collegium for him to be appointed as the permanent judge of the high court. समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, देखो ना तो मेरे घर पे कोई लॉयर रहता है, ना कोई ऐसा एडवोकेट है, और ना ही कोई दारू पीता है, और ना कुछ. ये स्टोरी सिर्फ इसलिए थी कि तुम्हें समझ आ जाए. चलो आगे. नाउ द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट मे एट एनी टाइम विद द प्रीवियस कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट एनी पर्सन टू सिट एंड एक्ट एज अ जज ऑफ दैट हाई कोर्ट हु हैज हेल्ड द ऑफिस. अब यहां पे क्या है, रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करने के लिए ये प्रोविजन लाया गया. ठीक है, रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करने के लिए. अब तुम्हारी समझ में यह आ जाना चाहिए कि एक ऐसा काम किया, इन्होंने मजाक किया है हमारे साथ. रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया. जजेस की रिटायरमेंट एज को 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 1965 में इंक्रीज किया. रिटायरमेंट एज पहले कम हुआ करती थी, उसको बढ़ाया. लेकिन जो करेक्ट रेमेडी थी, जो करेक्ट सॉल्यूशन था, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लाना, वो नहीं किया गया. तुम्हारी आंखों में, जनता की आंखों में, पब्लिक की आंखों में धूल झोंका गया. लेकिन जो काम करना था, एक्चुअली जो उसका सॉल्यूशन था, उसके इर्द गिर्द तो घूमते रहे, लेकिन वो नहीं किया. ये कुछ वही वाली काम है, तुम्हें जो लड़की पसंद होती है उसके कॉलेज के, उसके गली के चक्कर काटते रहते हो, लेकिन उसके पास नहीं जाते हो डायरेक्टली, है ना. तो वही काम यही सरकार और ये जजेस मिलके कर रहे हैं. जहां सॉल्यूशन है वो दिख रहा है, लेकिन अमेंडमेंट के जरिए ये आर्टिकल डाला गया, जजेस की रिटायरमेंट एज को इंक्रीज किया गया, एडिशनल जजेस लगाए जाते हैं, एक्टिंग जजेस लगाए जाते हैं. इस प्रोसेस में सरकार और जुडिशरी दोनों मिलकर एक्टिंग कर रहे हैं ताकि तुम मूर्ख बन सको. समझ में आया ये भाई? जब ये सारा कुछ कर रहे हो तो तुम जजेस ही अपॉइंट करा दो, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस ला दो, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि इनके भतीजे, भांजे और
नेव्यूज और रिलेटिव्स, इनके सन्स एंड डॉटर्स लॉयर्स बन के फिर जजेस नहीं बन पाएंगे। और दिक्कत सरकार के लिए ये है, पार्लियामेंट ऐसा क्यों नहीं करती? पार्लियामेंट ऐसा इसलिए नहीं करती, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर फेवरेबल जजमेंट्स कैसे आएंगी, फिर मस्जिद और मंदिर कैसे बनेंगे, फिर आधार कार्ड वाली जो स्कीम है इनवैलिड होते हुए वैलिड कैसे हो जाएगी? समझ में आया? एक वेस्टेड इंटरेस्ट इज एट प्ले हियर। सारा ये तामझाम करा जा रहा है, एडिशनल जजेस लगाए जाते हैं, उनकी पोजीशन को रेगुलराइज कर दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं इस बेसिस पे अ कोर्ट टू फार। देयर वाज एन एडिशन ऑफ द मैगजीन, फ्रंटलाइन मैगजीन का ये एडिशन था अगस्त 2013, इफ आई रिमेंबर, यस आई रिमेंबर करेक्टली, अगस्त 2013 का ये इशू था। उसमें लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट की फोटो बनी हुई है फ्रंट पेज पे, फ्रंट कवर पेज पे, अ कोर्ट टू फार। गूगल आउट करना, कभी फ्री होगे तो पढ़ लेना, वैसे तो मैं सारा कुछ यहां पे प्रोवाइड कर दे रहा हूं। COURTTOOFAR, फिर लिखना फ्रंट लाइन, थोड़ा मुश्किल से मिलेगा बट मिल जाएगा। ठीक है, आगे चले। तो जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट्स की क्या क्या जुरिस्डिक्शन होती है? आर्टिकल 226 के अंदर, आर्टिकल 226 का पैरेलल आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का क्या है? फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी जुरिस्डिक्शन यूज करी जाती है? रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन इज अ स्पेशल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर एंटरटेनिंग द प्लीज रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? डन। 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यस। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एवरी हाई कोर्ट सुपरवाइजेज ओवर दी लोअर कोर्ट्स इन दैट स्टेट। लोअर कोर्ट्स में क्या क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील कोर्ट, ऑल दीज कोर्ट्स कम अंडर दी नॉमेनक्लेचर लोअर कोर्ट्स। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट में अगर आप चाहो तो ओरिजिनल केसेस भी फाइल कर सकते हो। स्टेट के बीच में जो केसेस है, राइट, original cases can go directly to the Supreme Court, to the High Court of a state without having been dealt with by lower courts. Lower courts में जाए बिना आप सीधा High Court भी जा सकते हो, ये कहलाती है original jurisdiction. The cases which are originally dealt with by the High Courts. Clear? Appellate jurisdiction, control over subordinate courts, power of judicial review, a court of record. Subordinate courts के ऊपर control, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को सुपरवाइज करना। सुपरवाइज का मतलब यह होता है कि वो किस तरह की जजमेंट दे रहे हैं, क्या काम कर रहा है कोई जज, क्या काम नहीं कर रहा। आरटीआई के अंदर लोअर कोर्ट के जजेस की जो डिटेल्स हैं एसेट्स की, वो हाई कोर्ट्स के अंदर रहती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट ओवर लोअर कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। कंट्रोल का मतलब यह होता है कि कौन से जज को कहां ट्रांसफर किया जाएगा। स्टेट गवर्नर कैन ट्रांसफर द जजेस ऑफ द लोअर कोर्ट्स आफ्टर कंसल्टिंग द जजेस, आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट इन विच दैट लोअर कोर्ट इज लोकेटेड। ठीक है, क्लियर? क्लियर है गाइज? नाउ
Writs are issued for the enforcement of fundamental rights and ordinary legal rights. Fundamental writ jurisdiction of the High Court. When I say that the writ jurisdiction of the High Court is wider than the writ jurisdiction of Supreme Court, what do I mean? What do you understand? Please elaborate. थोड़ा सा टेस्ट भी लेते चलेंगे तुम्हारा. Appellate jurisdiction is also there, Sanjeev. The cases from the appellate jurisdiction का मतलब ये होता है the cases from the lower courts, if they are appealed in the High Court, they are covered under appellate jurisdiction. यानी कि मैं एक लोअर कोर्ट का जज हूं, मैंने कोई जजमेंट दी, मैं राजस्थान हाई कोर्ट के अंडर आता हूं. मेरा जो कोर्ट है लोअर कोर्ट, मान लो जोधपुर तहसील कोर्ट, मैं वहां का जज हूं. अब मैंने एक जजमेंट दी, बट यू आर नॉट हैप्पी विद द जजमेंट, यू कैन फाइल एन अपील इन द हाई कोर्ट. दिस इज समथिंग दैट कम्स अंडर एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट. आंसर करो जब मैं ये कह रहा हूं कि दैट द रिट जुरिस्डिक्शन of the High Court is wider than the writ jurisdiction of the Supreme Court. What does it mean exactly? What do I mean exactly? Please answer. It means that the Supreme Court, under its writ jurisdiction power, can entertain the cases only related to violation of fundamental rights, whereas high courts can entertain the cases under the writ jurisdiction not only related to the fundamental rights, but the cases which are related to violation of other legal rights. That is why the writ jurisdiction of the High Courts is wider than the writ jurisdiction of the Supreme Court. Clear? Every High Court shall have the power to issue to any person or authority, including in appropriate cases, any government directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. हाई कोर्ट जो हमने रिट जुरिस्डिक्शन पढ़ा था वही सेम टू सेम है यहाँ पे. ठीक है, क्लियर है? High Court can issue writs not only within its own territory of jurisdiction but also outside the territory of that High Court if the cause of action occurs within the territory of the High Court. अभी ये समझ नहीं आया होगा, दोबारा से एक बार पढ़ाऊंगा इसको, दोबारा पढ़ो इसे, इस लाइन को दोबारा पढ़ो. Read it again.
पढ़ लिया। इसका मतलब ये है, देखो मैं बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल से इस केस को समझा रहा हूं। गुरमीत राम रहीम, कौन नहीं जानता इनको? हरियाणा में सरसा में इनका आश्रम लोकेटेड था, ठीक है। लव चार्जर जिन्हें बोलते हैं, राइट। अब गाना मत सुनने बैठ जाना। अब गुरमीत राम रहीम committed a crime in the state of Haryana. Suppose the party, the lady against whom the molestation was done, the lady who is leveling the charges of molestation is a resident of Rajasthan, right? Now the husband of the lady goes to Rajasthan High Court and files a writ petition or files a case against Gurmeet Ram Rahim, who is the resident of Haryana. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ये केस आता है ना। गुरमीत राम रहीम इज अ सब्जेक्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, बट राजस्थान हाई कोर्ट कैन इशू द रिट अगेंस्ट हरियाणा resident Gurmeet Ram Rahim because the cause of action, cause of crime lies in a jurisdiction outside the court of Rajasthan. Cause of the territory, ठीक है, subject, the wife of this husband is the subject of Rajasthan High Court. If the wife is the resident of High Court, then resident of the Rajasthan High Court or a subject of Rajasthan High Court, then the case could be filed in either Haryana or Rajasthan. This husband could as well file a case in Haryana or in Rajasthan. So Rajasthan High Court is well within its powers, is very well within the scope of its powers if it issues directives to arrest Gurmeet Ram Rahim. अब समझ में आया? Even if the cause of action is not lying in the, is not falling in the Rajasthan as a jurisdiction, but the victim of the action, the perpetrator of the crime is outsider, but the victim of the crime is a subject of Rajasthan. If I give a check, if I issued a check to pay rupees 10,000 to my friend who is located in Punjab, and if I am in Delhi, right, my friend can file a case in Punjab, and Punjab and Haryana High Court can issue directives to Delhi police or to Punjab police to arrest me if the check bounces, if the check falters. अब समझ में आ गया everyone? Mithilesh, is it clear? My dear students, all of you, is it clear to all of you? Please say yes or no. Yes. Every high court shall have the superintendents. अब ये क्लियर हो गया ना सबको? देखो, high court can issue writs not only within its territory of jurisdiction but also outside its territory if the cause of action or if the impact of action falls within the territory of that high court. ठीक है? In L. Chandra Kumar versus Union of India 1997, मैंने यहां पे थोड़ा सा चेंज किया है, if the cause or impact either of them, ठीक है? I went to the police station recently. There was some petty issue in the office, right? So I wanted to lodge a complaint against one of the employees who ran away with the office mobile phone and all. So the SH of that area said that if she wants to lodge a complaint or if she lodges a counter complaint against me, she will have to come down to
करोल बाग पुलिस स्टेशन। जुरिस्डिक्शन यहां पे मैटर करती है, बट इन केस ऑफ अ हाई कोर्ट that person could have gone to the which police station, that female employee could have gone to the police station of her resident area, the area where her residence is located. No, she has to come to Karol Bagh police station to lodge a complaint, because it is the Karol Bagh police station which would investigate if that matter arises. She ran away with the mobile phone. If she belongs to Haryana, I can file a complaint in Delhi High Court, and Delhi High Court can, matlab I will lodge a complaint with police of Delhi, and that matter will come under the jurisdiction of Delhi High Court. Clear now everyone? ये छोटी छोटी सी चीजें हैं. Now Alok, I will answer. He has got a doubt regarding judiciary RTI. You have sent the pic of that doubt in your telegram. Please address that at the end of the class today. Okay, I will address that. In L. Chandra Kumar versus Union of India, Supreme Court ruled that writ jurisdiction of the High Court constitutes a part of the basic structure of the Constitution. Writ jurisdiction of the High Court constitutes part of basic structure. ये हमने पहले भी डील किया है, अगर तुम्हें याद हो. Please note down the name of the case on your wall, on the wall of your room, and write down writ jurisdiction. WJ is a part of BSC. रिट जुरिस्डिक्शन, ठीक है. फोन मिल गया, राइट. सम थिंग्स आर बेटर डन इन द लीगल वे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. आजकल ये भी दौर है कि काउंटर एलिगेशंस लगा दो और उल्टे सीधे एलिगेशंस लगा दो. वी आर इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, राइट. तो होता है कि कुछ, तब काम आता है जुगाड़, कनेक्शंस. ऑर्डिनरली आई वो यूज्ड टू थिंक कि किसी से कनेक्शन जरूरी नहीं होते, बट कनेक्शन जरूरी होते हैं जब कोई सामने वाला इलीगल तरीके से आपके लीगल काम को मैनिपुलेट करता है. नाउ कमिंग हियर, एवरी हाई कोर्ट शैल हैव सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स. प्लीज नोट डाउन, एक्सेप्ट दैट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस थ्रू आउट द टेरिटरीज इन रिलेशन टू विच इट एक्सरसाइजेस जुरिस्डिक्शन. ठीक है. एवरी हाई कोर्ट शैल हैव सुपरिंटेंडेंस ऑफ ऑल द कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स except that of armed forces. Noted? Simple fact. No analysis, nothing. Only simple plain vanilla facts to be taken at its face value. ट्राइब्यूनल्स जो उस हाई कोर्ट में आते हैं, जो स्टेट लिस्ट पे बने हैं, ध्यान देना. नेशनल ट्राइब्यूनल जो हैं, अगर उनका जजमेंट, ध्यान से सुनना, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, if it passes any judgment related to a matter of sand quarrying, of stone quarrying, stone माफिया के खिलाफ कोई एनजीटी ने कोई ऑर्डर पास किए, तो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो जजमेंट आएगी या नहीं? बोलो. यस, that judgment of that order of the tribunal will first be challenged in the high court of that state, and then it will be challenged in the Supreme Court of India. Got it? Now the High Court may call for returns from such courts. Returns मतलब तुमने पिछले 6 महीने में, 3 महीने में कितने केसेस करे, और return of a case कि bring this case to me, right? मैं अब तुम्हें बता देता हूं. देखो, how many of you have seen the movie गंगाजल? गंगाजल मूवी कितनों ने देखी है? बताओ फटाफट. गंगाजल मूवी कितनों ने देखी है? बताओ. यस, गंगाजल में वो देखते हैं ना, बच्चा यादव को बचाने के लिए उसके पापा क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ 25 लाख पहुंचा दो, बोलते हैं ना वो. अगर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ 25 लाख पहुंचाने वाली वो वीडियो रिकॉर्डिंग अगर सनसनी सेंसेशनल न्यूज बन जाती है जजमेंट से पहले, तो डिस्ट्रिक्ट जज वाला जो केस है, हाई कोर्ट ये कह सकता है, transfer this case to us without passing any judgment. I did explain this point to you when we were dealing with writ jurisdiction of the High Court under Article 32 in the Fundamental Rights section of this course. पढ़ाया था?
पढ़ाया था ना, High Court may make and issue general rules and prescribe the forms for regulating the practice and proceedings of such courts. High courts can make and issue general rules. आजकल आप देखते हो, मैं आपको याद करा देता हूं, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि सुप्रीम कोर्ट बहुत से ऐसे डायरेक्टिव्स पास करता है कि पेटी केसेस में गरीब लोगों को जिनके पास बेल लेने के पैसे नहीं है, पीपल हु डू नॉट हैव मनी टू फाइल अ बेल एप्लीकेशन, 10,000 रुपीज 5,000 रुपीज बेल बॉन्ड फाइल करी जाती है, अगर उन लोगों के पास वो नहीं है पैसे तो क्या किया जाए, तो हाई कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी कर दे, या लोअर कोर्ट्स के लिए डायरेक्टिव्स गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट फ्रेम कर रहा है, हालांकि वही गाइडलाइंस हाई कोर्ट को फ्रेम करनी चाहिए। तो दिस इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द हाई कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट दैट सुप्रीम कोर्ट इज इंक्रीजिंगली पासिंग द गाइडलाइंस फॉर द लोअर कोर्ट्स टू ऑब्जर्व, because Supreme Court is the court above all the courts in the country, but this is eroding this is eclipse होता है ना, solar eclipse और lunar eclipse, this is eclipsing the authority of the high courts। चमका, ठीक है गाइस। Prescribe forms in which books, entries and accounts shall be kept by the officers of any such lower court. Settle, ये मैंने point of analysis बताया था अपनी क्लास में, हमारी क्लास में POA, right? Now settle the fees payable to the sheriff, clerks, officers and legal practitioners of these lower courts. Clear to everyone? Then supervisory jurisdiction, Article 227. Supervisory jurisdiction is extensive supervision of the lower courts as it can be suo motu. जैसे मैंने आपको गंगाजल मूवी वाला एग्जाम्पल बताया कि ये केस हमारे पास ट्रांसफर कर दो। दूसरी सुपरविजन कौन सी होती है? If lower court has awarded death sentence to any criminal, लोअर कोर्ट ने डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट बन सकती थी, किसी ने लोअर कोर्ट ने डेथ सेंटेंस नहीं दिया, लोअर कोर्ट ने एक माइल्ड पनिशमेंट दे दिया, सॉफ्ट पनिशमेंट दे दिया, ठीक है, जहां पे प्रोविजन ये था कि डेथ पेनल्टी दी जा सकती थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस केस को चैलेंज किया गया, पेटिशनर ने जिसको 7 साल की उम्र कैद या 7 साल 20 साल की उम्र कैद या 7 साल की रिगरस इंप्रिजनमेंट दी गई थी, उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल करी, केस फाइल किया, ये कहा कि मुझे बाइज्जत बरी किया जाए, मेरा कोई दोष नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस केस में क्या किया? डेथ पेनल्टी दे दी। ये केस मैंडेटोरिली हाई कोर्ट में अपने आप चला जाएगा। समझ में आया? In a case where the district court reverses the judgment of the lower court or it amplifies the judgment of the lower court and gives an aggressive punishment, gives a most egregious punishment, the highest punishment that could be given, that is of death penalty, then high court has a power to automatically entertain that case. Then that case is automatically admissible in high court. ये क्या है? कंपल्सरी सुपरवाइजरी पावर ऑफ द हाई कोर्ट। इन अदर केसेस, और कोई औने पौने केसेस हैं, हाई कोर्ट मना कर सकता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। बट किसी ऐसे केस में जहां पे लोअर कोर्ट ने पहले कम पनिशमेंट दी थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो मैटर किसी ने चैलेंज किया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्यादा पनिशमेंट दे दी, तो वो मैटर ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट में एडमिट हो जाएगा।
समझ में आया? It is a revisional jurisdiction. Revise करना. It can be suo moto. This power is limited to suo moto power. Suo moto मतलब High Court without the parties to the case challenging the case in the High Court. High Court can directly suo moto on its own take the cognizance of that case. However, this power to entertain the case out of its own volition, out of its own interest, is limited to excess of jurisdiction. जहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दायरे में वो मैटर नहीं आता था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन, कार्य क्षेत्र को डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट ने या लोअर कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन को दरकिनार करते हुए, इग्नोर करते हुए वो मैटर पे डिसीजन दे दिया, जजमेंट दे दी. फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में जो 10 लाख से ऊपर के केसेस होते हैं, केसेस वेयर द मैटर इन्वॉल्व्स अ सम ऑफ मनी अबव, for example, 10 lakh rupees, those cases should not be entertained where the sum involved is more than 10 lakh rupees. If by error, if while giving the judgment, lower court or district court exceeds the monetary limit of 10 lakh rupees while deciding a case, then that case is a case of excess jurisdiction, and High Court can on its own, or High Court can suo moto take the cognizance of such cases. पहला पॉइंट क्लियर है? मैं क्यों समझा रहा हूं, तुम्हें याद रहनी चाहिए ये चीजें. अगर मैं इजी वे में बताऊंगा तो कोर्स भी खत्म और तुम भी खत्म. याद रखोगे अगर ये एग्जाम्पल्स लिख लोगे थोड़ा बहुत. ग्रॉस वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस. अगर लोअर कोर्ट ने कोई केस डिसाइड करते हुए किसी को अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, सुनने का मौका, किसी को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया, तो दिस इज अ वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस. क्यों? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहते हैं नो पार्टी शुड बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हर्ड. बिना किसी को सुने किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. इफ द लोअर कोर्ट, बी इट अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तहसील कोर्ट, while applying the law has committed the error of law. लॉ को पढ़ने में गलती हो गई, लॉ को अप्लाई करने में गलती हो गई. Disregard. If the lower court disregards the law of the superior courts. Law of the superior court क्या होता है? I told you that Supreme Court is a court of record. High Court is a court of record for all the courts in that state where the High Court is located. Supreme Court is the court of record for all the courts in the country. If a judgment is given by the court, it is a source of law for all the courts in the country. और अगर कोई लोअर कोर्ट सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट्स को इग्नोर करते हुए कोई नई जजमेंट देता है तो वो डिसरिगार्ड टू द लॉ ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स हो जाएगा. गॉट इट? It covers both the administrative superintendents and judicial superintendents. Perverse findings. अगर हाई कोर्ट की, जैसे लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और बेस्ड अपॉन रॉन्ग फाइंडिंग्स, डेटा को गलत इंटरप्रेट कर लिया, तो भी वो जजमेंट ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट अपने हाथ में ले सकता है. मैनिफेस्ट इनजस्टिस. साफ दिख रहा है कि जस्टिस नहीं किया गया, देन ऑल्सो. गॉट इट? सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर. ओरिजिनल jurisdiction. Constitution of India does not give a detailed description of original jurisdiction of the High Court. High Court has original or exclusive jurisdiction. That is to hear in the first instance in the matters that are as follows. Original matlab the cases which would emanate from the ground and come directly to the High Court without any kind of
case being filed in these matters at the level of lower courts, be it tehsil court or district court. This matter will directly come to the high court. समझ में आया? Done? ठीक है. Matters of admiralty, will, marriage, divorce, company laws and contempt of court. Any election dispute in relation to the parliament and state legislature. Enforcement of fundamental rights of citizens. When it's a matter of fundamental rights of citizens, case could be filed directly at the level of high court. Disputes in relation to revenue matters. Any matter in relation to interpretation of the constitution. So, is high court or are the high courts in India given the status of constitutional courts? Do you think that, or what would you say if I ask you this question, that high courts are constitutional courts? It means that high courts also have the power to interpret the interpret the constitution of the country. ठीक है? So high courts are also constitutional courts along with the Supreme Court. Supreme Court is not the only constitutional court. ठीक है? Matters related to interpretation of the constitution can be can be decided at the level of all the high courts in India. Right? अब 4 high courts हैं. 4 high courts, Delhi, Bombay, Calcutta and Madras have original civil jurisdiction in cases of higher value. क्योंकि ये जो ब्रिटिश एरा में इन कोर्ट्स पे ज्यादा पावर्स दी गई थी. कैलकाटा, मद्रास, इन कोर्ट्स पे ज्यादा वैल्यू के जो पेक्यूनियरी वैल्यू होती है 1 करोड़ 10 करोड़, वो सारे केसेस यहां पे फाइल किए जाते हैं. ठीक है? आज भी मेंटेनिंग द लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश राज, these high courts still have got more powers in terms of patent rights, copyrights, ठीक है, और पेक्यूनियरी वैल्यू, सिविल केसेस जो होते हैं जिसमें 1 करोड़ 10 करोड़ के केसेस होते हैं, वो यहां पे ही आते हैं सिर्फ. There is no scientific reason behind this. It's just because of the legacy of the British era. Clear? So this is there. Now, High Court is the highest court of appeal in the concerned state. High Court enjoys the appellate jurisdiction in civil matters and criminal matters. जो हमने जो स्ट्रक्चर देखा था हाई कोर्ट का, जो पहले ही पीपीटी में स्ट्रक्चर देखा था, उस एक तरफ एक बार उस पे चलते हैं तो तुम्हें थोड़ा क्लियर हो जाएगा. See, all the cases being appealed from the level of all these benches, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएंगे. ये वाले केसेस जो हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में जाएंगे, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सबसे छोटे लेवल पे लोअर कोर्ट्स. फिर ये मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की जजमेंट से अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकता है इस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में. सिमिलरली अगर कोई यहां से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद, अगर किसी की जजमेंट पहले न्याय पंचायत पे आई तो मुंसिफ कोर्ट पे गई, फिर मुंसिफ कोर्ट के बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने अपील किया और वहां से भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो हाई कोर्ट की एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आप हाई कोर्ट में अपने केस को अपील कर सकते हो. दिस इज appellate jurisdiction of the high court, and as you can see that Supreme Court is at the top, so appellate jurisdiction of the Supreme Court extends to all the judicial benches, judgments given by all these judicial benches. Clear है?
Jumping back to slide number 145 again. ठीक है, हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंसर्न स्टेट। अब ये क्लियर है सबको, इसका मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट एंजॉयज एपीलेट जुरिसडिक्शन इन सिविल मैटर्स, criminal matters, these things are there. Now, any election dispute in relation to the parliament and state legislature, disputes in relation to revenue matters, enforcement of fundamental rights of citizens, etc. High courts, ये हो गया first appeal from the orders of district, additional district and other subordinate courts on both the questions of law and fact if the amount of fine exceeded a predefined limit. ठीक है, second appeal from the orders of a district, additional district and other subordinate court only on a question of law, only if the matter involves the correct interpretation of law, not the fact. अगर फैक्चुअली मैटर गलत है या कुछ है तो हाई कोर्ट में अपील फाइल नहीं की जा सकती। अगर मेरा केस सेकंड अपील में, फर्स्ट अपील में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिसाइड हुआ, इट इन्वॉल्व्स बोथ द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। मुझे लगता है कि मैंने जो फैक्ट्स दिए थे, लोअर कोर्ट ने उन फैक्ट्स को संज्ञान में नहीं लिया, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, और मुझे यह भी लगता है कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ हुआ है। लॉ कुछ और कह रहा था, लोअर कोर्ट ने कुछ और कर दिया, तो मेरा केस डायरेक्टली आफ्टर द फर्स्ट अपील सीधा हाई कोर्ट में चला जाएगा। लेकिन सेकंड अपील में हाई कोर्ट में वो तभी जाएगा जब क्वेश्चन ऑफ लॉ और करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो। ठीक है, अभी तुम लोग भी थोड़ा सैचुरेटेड हो, इसको थोड़ा सा पढ़ना, मैं इसे कल समझाऊंगा एक बार। क्लियर है? ये थोड़ा सा हमारा पार्ट रह गया। जुडिशरी विल बी वाउंड अप इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। 50 स्लाइड्स आर लेफ्ट। आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड दीज 50 स्लाइड्स वंस। क्लियर? जिसमें कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो सेल्फ स्टडी के लिए हैं। नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सालसा, ठीक है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। गॉट इट? So tomorrow this topic of judiciary would be over, after which we would be starting off with what? We would be starting off with constitutional bodies as the topic. Done? Officially अगर मैं बोलूं, informally अगर मैं बोलूं, unofficially, तो this topic of judiciary is over now. Clear है guys? So this was all. I take your leave for the day guys. Thank you. We'll meet on Monday probably. Definitely DNA Daily The Hindu News Analysis will be there, but please complete your homework of revising the entire PPT related to this. We will be uploading some 50 to 60 questions related to judiciary on Monday or Tuesday, so as to enable you to assess your level of understanding. Done? Thank you guys.